आज की सिलेबस आज का जो वीडियो है ये सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस है कि क्योंकि जनरल कंपटीशन की बात जहां तक किया जाए तो जीके एक बहुत बड़ा समुद्र कहा जाता है कि आप जितना भी अर्जित कर लीजिए वो आपके लिए क्या है, कम है। लेकिन कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो चूंकि वर्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कि हार्ड वर्क हो जाता है और एक होता है कि स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क उसे कहते हैं कि उसमें सिलेक्टेड टॉपिक को चुनेंगे और उसी को क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। और एक होता है हार्ड वर्क जो धराधर उठेंगे और पढ़ते गए, याद करते, पीछे भूलते गए। तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत हार्ड वर्क तो हो जाएगा, बहुत कुछ तो जान जाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन जब आएगी तो ये छोटी छोटी क्वेश्चन है आपको गलती 100% हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड टॉपिक्स को अगर क्लियर करके जाएंगे तो आपको चूंकि सिलेक्टेड है, छोटा है और उसे रिवाइज करने में काफी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां से कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से बहुत सारी मात्राएं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वनडे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा है, उसके लिए जीके और जो जीएस का सेक्टर है उसे कैसे कम्प्लीटली किया जाए। केवल और केवल जीके नहीं, यहाँ पे विज्ञान यानी जीएस भी है। आइए चलते देखते हैं। कहता है कि सिलेक्टेड चैप्टर को देखेंगे तो सबसे पहले आपका आता है इतिहास, और इतिहास में आपका 3 डिवाइडेड किया जाता है इतिहास का। क्योंकि अगर जीके के पोर्शन में सबसे बड़ा अगर कोई भाग है तो वो इतिहास का भाग है। तो इतिहास में 3 खंड किया गया है। पहला आपको मिलेगा प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास। अगर भारत के बारे में पढ़े तो प्राचीन इतिहास मिल जाएगा। अगर किसी अन्य देश का एग्जामिनेशन की अगर बात करेंगे तो वहां का प्राचीन हो जाएगा। तो अगर भारत में देखेंगे तो प्राचीन भारत पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में आपको मिलेगा हड़प्पा सभ्यता, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना है कि आगे सिंधु घाटी सभ्यता की समाज कैसा था, वहां के लोग का व्यवहार कैसा था, घर कैसा था, क्या क्या वहां से मिला। ठीक है, आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा कुछ वंश है, जैसे मौर्य वंश हो गया। तो मौर्य वंश में आपको बिंबिसार मिलेगा। कौन मिलेगा? बिंबिसार, ये बिंदुसार मिल जाएगा, अशोक मिल जाएगा, ये सारा का सारा मौर्य वंश में। उसके बाद आएंगे तो आपको गुप्त वंश मिलेगा, जिसमें समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, ये सारा का सारा आपको गुप्त वंश में मिल जाएगा। आगे आएंगे तो आपको मिलेगा बौद्ध धर्म, उसके बाद मिल जाएगा आपको जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन ढेर सारी मात्राएं में क्वेश्चन पूछे जाती है। इसी में आएंगे तो विदेशी यात्रा, विदेशी यात्री में अगर देखेंगे तो आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आते हैं? हेनसांग आते हैं। ठीक है, जैसे अशोक के दरबार में डायोनिसियस आते हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो दरबार में आते हैं, प्राचीन काल में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दक्षिण भारत के इतिहास में चलेंगे तो चोल काल को पढ़ लेंगे। किसको पढ़ेंगे? चोल वंश को पढ़ेंगे, पल्लव वंश को पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो है दक्षिण भारत में आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका प्राचीन भारत का खंड कि इसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, उन्हें पढ़ के जाना है और यहाँ से ढेर सारी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इतिहास के खंड 2 में देखते हैं तो आपको मिलेगा मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है सल्तनत काल। कौन सा काल हो गया? सल्तनत काल हो गया। ठीक है, और सल्तनत काल में आपको मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है। ये सल्तनत काल में आपको स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से, वही इसका स्थापना करते। उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, उसके बाद उसकी बेटी आती है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा मुगल वंश। क्या मिलेगा? मुगल वंश। मुगल वंश से ढेर सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुगल वंश के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे कि बाबर इसकी स्थापना करते हैं और लास्टली औरंगजेब इसकी द एंड कर देते हैं। और इसमें सल्तनत काल में शमसुद्दीन कोई वंश। चलिए आगे चलेंगे तो इसमें सल्तनत काल में प्रमुख राजवंश है, गुलाम वंश हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा लोधी वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। तो प्रमुख राज वंश है। ठीक है, मुगल वंश में भी विभिन्न प्रकार के राजा आते हैं। ठीक है, जिसमें अकबर भी है, जहांगीर भी है, शाहजहां भी है, ये सारा का सारा। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा विदेशी यात्री। चूंकि उस समय में भी विदेशी यात्री आते थे। जैसे अगर कैप्टन हॉकिंस की बात करेंगे तो कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो ये हो गया विदेशी यात्री। प्रमुख संधि जैसे पेरिस की संधि,
पुरंदर की संधि, बेलगांव की संधि, विभिन्न प्रकार की इसमें संधियां हैं। जो संधि कब होता है? जब दो गुट में झगड़ा, लड़ाई, युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद जो समझौता हो जाता है उसी को संधि कहते हैं कि किसका कितना घाटा हुआ और उसको उतना मुआवजा देना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो अभी जो तुर्की बैंड है, अभी तुर्की बैंड है ना, बैंड क्यों है? यही कारण है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़का कारण वही था। उसको बैन कर दिया गया, उसको पैसा देना पड़ा अन्य देशों को जिसे हानि हुआ था, उनसे 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। आगे चलेंगे, आपको मिलेगा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में भक्ति आंदोलन स्टार्ट किससे किया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से स्टार्ट किया जाता है। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा ये भक्ति आंदोलन में आपको कौन मिलेगा? तो आपको कबीर मिलेगा, रामानंद मिलेगा, रामानुज मिलेगा, रामानुजाचार्य मिलेगा, कालिदास मिलेगा। ये सारा का सारा जितना हो गया भक्ति आंदोलन है। सूफी आंदोलन में मिलेगा आपको कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भारत में सबसे शक्तिशाली के रूप में वो जाने जाते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा ये सूफी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। आगे चलेंगे तो आधुनिक भारत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे हिस्ट्री का। अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो आधुनिक भारत है, और यहां से हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मेडिवल को अगर साइड कर दिया जाए तो इस मेडिवल के अपेक्षा आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उन टॉपिक्स की बात करेंगे, सबसे पहले तो गवर्नर जनरल आ जाता है। चूंकि भारत में देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा प्लासी की लड़ाई जीत लिया गया, बक्सर की लड़ाई जीत लिया गया, और दोनों जब युद्ध जीत जाते हैं तो अंग्रेज शासन करने के लिए, अपने अनुरूप बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के वहां से बनाए गए महारानियों के लिए पद भेजा गया। जैसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद आता है भारत का गवर्नर, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय, फिर से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो उसी में पढ़ेंगे आपको गवर्नर जनरल, उसके बाद पढ़ेंगे वायसराय। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा कांग्रेस अधिवेशन। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे अधिवेशन बैठक किए जाते थे कि हमारे जो शासन कर रहे हैं सरकार अंग्रेज, उसके प्रति विभिन्न प्रकार के क्या क्या नियम और कानून है, कैसे कहाँ पे लागू किया जाएगा। उसके बाद आप सामाजिक धार्मिक सुधार, राजा राम मोहन राय आएगा, दादा भाई नौरोजी आएंगे, ये सामाजिक सुधार आंदोलन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे जैसे सती प्रथा का अंत किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठगी प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा विधवा पुनर्विवाह आते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिए जाते हैं कि कोई भी विधवा अब वो दोबारा शादी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे 1857 की क्रांति। सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उसमें हिंदू भी है और उसमें मुस्लिम भी है और उसमें अन्य सारे धर्म के लोग हैं। और उसमें जो कारण, सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो पुराने ब्रेस जो बंदूक था पैन बेस, उसके जो बारूद बनाया गया था वो सुअर और गाय के चर्बी से बनाया गया था। अगर वो हिंदू फौजी होगा तो वो तो लगाएगा नहीं, मुस्लिम फौजी होगा वो भी नहीं लगाएगा। यही कारण था कि 1857 का क्रांति हुआ। आगे चलेंगे तो भू राजस्व नीति में बात करेंगे। अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस के द्वारा लगाया जाता है, ये लागू किया गया कि आपको 10/11 जो है सरकार को दे देना है और 1/10 अपने पास रख लेना है। उसके बाद आगे चलेंगे क्रांतिकारी संगठन। विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी संगठन बनाए जाते हैं, जैसे वीडी सावरकर के द्वारा बनाए जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी संगठन। आएंगे तो एक एक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, तो संगठन पढ़ाएंगे, 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे। आगे चलेंगे, आपको मिलेगा गांधी एवं उनके आंदोलन। गांधी के जीवन से लेकर और गांधी के जब तक वो इस भारत को आजादी नहीं दिला देता है तो अब तक इसके बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में कि उनकी कैसी शिक्षा कहां से ग्रहण की, वो क्या थे और क्या भारत में करके गए। उनका पहला अगर कहीं आंदोलन होता है तो वो बिहार के पावन धरती चंपारण से होता है 1917 ईस्वी में।
आगे चलेंगे आपको महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं मिलेंगे जो आपको पूछा जाता है, जैसे पूछ देगा लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है, तो ये सारी पत्र पत्रिकाएं जो है, ठीक है, कहेगा एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उसका हिंदी है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आगे चलेंगे तो राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था में देखेंगे विभिन्न प्रकार के नियम और कानून बनाए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा, और उन्हीं नियम कानूनों से जो है संविधान का निर्माण भी किया गया। तो कहा जाता है कि महत्वपूर्ण अधिनियम की बात करेंगे तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है और लास्ट में आता है भारत शासन अधिनियम 1935 तक, और इसमें टोटल 12 एक्ट आपको पढ़ना है, जिसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्ट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1861, उसके बाद 1892, उसके बाद 1909, उसके बाद 1919। ये इतने एक्ट जो है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारी मात्रा में। तो 12 एक्ट्स को नहीं पढ़ना है, केवल उन्हीं एक्ट्स को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे संविधान का निर्माण। आखिर संविधान का निर्माण कैसे होता है, संविधान के निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश कहाँ किया है, किसके द्वारा किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या देता है, कौन देता है, कब इसे पास किया जाता है। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा प्रस्तावना। आखिर प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया, प्रस्तावना लिया कहां से गया, प्रस्तावना में है क्या। तो प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। पूछेगा कि बताइए कि प्रस्तावना में कौन सा न्याय है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा आपातकालीन प्रावधान। हमारे भारत में आपातकालीन प्रावधान जो है ये कहां से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। और जब देखेंगे 3 प्रकार के आपातकाल है, पहला की देखेंगे तो राष्ट्रीय आपात, दूसरा देखेंगे तो आपको मिल जाएगा राष्ट्रपति शासन जिसे आप कह सकते हैं राज्य आपात, और तीसरा आपको मिलेगा वित्तीय आपात। अगर विगत परिस्थिति में भारत का जो राजस्व है अगर वो कम जाता है तो वो उसे वित्तीय आपात लगा दिया जाता है और सारे कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाता है, और भारत सरकार द्वारा अन्य राज्यों को जो दिया जाता है योगदान के रूप में उसे 42% को नहीं दिया जाता है उस समय जब राष्ट्रीय आपात ये वित्तीय आपात लगता है। तो आगे चलेंगे तो मिलेगा राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति किस भाग में, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का क्या है, योग्यता क्या है, राष्ट्रपति में कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक होना चाहिए, उसकी क्या क्या उसके लिए अर्हताएं होनी चाहिए, ये सारा का सारा व्यवस्था राष्ट्रपति में। उसके बाद संसद, चूंकि अगर भारत में देखेंगे प्रधानमंत्री का अगर कोई निर्माण करता है, प्रधानमंत्री अगर किसी से बनता है तो संसद के बहुमत सदस्य से बनता है। उसके बाद आपको पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में पढ़ना है। उसके बाद आपके चलेंगे निर्वाचन आयोग पढ़ना है आपको। उसके बाद आगे चलेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ना है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद वैसे अनुच्छेद जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 280 पूछेगा, 266 पूछेगा, 100 पूछेगा, 79 पूछेगा, 52 पूछेगा। तो ये सारा का सारा अनुच्छेद क्या अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलेंगे तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो उसके बाद आपको मिलेगा संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन उसे कहते हैं या तो संविधान में नए चीज को जोड़ा जाएगा या फिर पुराने चीज को ठीक किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन भी किए गए। ठीक है, आगे चलेंगे आपका मिलेगा दूसरा जो आपका जिस सेक्टर में मिलेगा वो भारत का भूगोल है। आइए भारत के भूगोल में देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिन्हें पढ़ना है, जैसे भारत की भू आकृति। चूंकि भारत का जो आकृति है वो एक समान नहीं है, कहीं पे पठार है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदानी है। तो भू आकृति के बारे में पढ़ना कि भारत का अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत कितने ऐसे राज्य, कितने ऐसे देश है जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाती है, सबसे ज्यादा किससे लगाता है, सबसे कम किससे लगाता है। ये सारा का सारा व्यवस्था भू आकृति में पढ़ेंगे कि चीन से कौन कौन ऐसा राज्य है जो भारत से सीमा लगाता है, पाकिस्तान से कौन ऐसा ऐसा राज्य है जो सीमा लगा लेता है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे तो अपवाद तंत्र मिलेगा।
क्या मिलेगा? अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र मतलब नदी होता है। क्या होता है? नदी। अपवाह तंत्र मतलब नदी। ठीक है, आगे चलेंगे। आपको मिलेगा खनिज, उसके क्या मिलेगा? उद्योग, उसके बाद क्या मिलेगा? कृषि। तो भारत के भूगोल में ही अपवाह तंत्र यानी नदी मिल जाएगा। नदी पढ़ लेना खूब बढ़िया से कि कौन सी नदी कहां से निकलती है। जैसे अगर सतलज नदी की बात करें, यमुना नदी की, यमुना नदी निकलती कहां है? तो गंगोत्री से, यमुनोत्री से निकलती है। और यमुना नदी की कौन कौन सहायक नदी है? तो उसमें नदी के पढ़ लेंगे, नदी की लंबाई क्या है और कौन सी नदी जो है कहां से निकलती है, कहां गिर जाती है, और कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है। जैसे महानदी पढ़ेंगे, उसमें गोदावरी नदी पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पढ़ेंगे, भारत की सबसे बड़ी नदी पढ़ेंगे। ठीक है, कहेगा सतलज नदी किस झील से निकलता है, सिंधु नदी कहां से निकलता है, सिंधु की लंबाई क्या है, गंगा की लंबाई क्या है, गंगा में कौन कौन सी ऐसी नदी है जो आके मिलती है। तो ये सारा का सारा नदी अपवाह तंत्र में पढ़ना है, किस कौन सी नदी का गहराई कितना है। आगे चलेंगे तो खनिज मिलेगा। खनिज में प्रथम राज्य कौन है? ठीक है, कि अगर सोना की अगर बात किया जाए कि सोना के उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करेंगे तो आपको मिलेगा कर्नाटका, हीरा में मध्य प्रदेश, लोहा में उड़ीसा। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको खनिज में पढ़ना। वहीं आएंगे उद्योग में, तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे उद्योग है। ये उद्योग मतलब कल कारखाने हैं, जैसे सीमेंट उद्योग कारखाना हो गया, कागज उद्योग कारखाना हो गया। तो ये सारा का सारा किस में पढ़ना? आपको उद्योग में पढ़ना है। आगे चलेंगे तो कृषि मिलेगा। तो कृषि में कहेगा कि कृषि में बताइए कि गेहूं के अत्यधिक उत्पादन किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर के मामले में किस राज्य? तो पंजाब हो जाएगा। वहीं अगर चावल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा चावल कहीं उत्पादन किया जाता है तो पश्चिम बंगाल में, और वहीं चावल का कटोरा की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो ये सारा का सारा कहां पढ़ना है? कृषि में पढ़ना है कि कृषि से रिलेटेड जो आपका मुख्य खाद्यान्न फसल है, जैसे दलहन फसल है, तो ये सारा का सारा जो कि जैसे दलहन फसल में हमारा भारत आज क्या है, पूरे विश्व में 1 नंबर पे है। तो ये हो गया आपका भारत के भूगोल सेक्टर से विभिन्न टॉपिक से जहां से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और उसी को क्लियर करेंगे तो ओवरऑल एक आपका एक अच्छी तैयारी होगी। और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए वो केवल और केवल एक एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो एसएससी, जीडी हो, रेलवे हो, और भी बहुत सारा वनडे एग्जामिनेशन है बिहार के, जैसे बिहार पुलिस कर लेंगे। चलिए आगे चलेंगे तो विश्व का भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। तो विश्व के भूगोल में पढ़ना क्या है? तो पहला सौर मंडल पढ़ना है। सौर मंडल के बारे में पढ़ना है कि सौर मंडल का प्रधान कौन है, कितने ग्रह है, कौन बड़ा ग्रह है, कौन छोटा ग्रह है, किसका द्रव्यमान बड़ा है, ज्यादा है, किसका द्रव्यमान कम है, कौन तेज गति से चलता है, कौन धीमी गति से चलता है, किसका परिक्रमण काल कितना है, किसका उपग्रह कितना है, कि सबसे ज्यादा उपग्रह है कोई तो शनि का है, 82 उपग्रह है उसका। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा पृथ्वी की गति, कि पृथ्वी की गति क्या है। पृथ्वी की 2 गति है, एक घूर्णन गति है, एक परिक्रमण गति है। जब अपने अक्ष पे घूमती है तो वो घूर्णन गति होता है, जब वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या होता है, परिक्रमण गति हो जाता है। आगे चलेंगे तो ग्लोब को पढ़ेंगे कि ग्लोब पे देशांतर रेखा कितना है, अक्षांश रेखा कितना है। देशांतर रेखा कहते हैं किसे, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको विषुवत रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, और इसी में पढ़ना है। वही अब आगे चलेंगे तो मिलेगा चट्टान, कि भारत में अगर चट्टान की बात करेंगे, चट्टान कितने प्रकार के, तो अवसादी चट्टान, ठीक है, अवशिष्ट चट्टान होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार का चट्टान है। आगे चलेंगे तो वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में वायुमंडल में कितने मंडल है, जैसे समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, तो मंडल 5। कितने मंडल, वायुमंडल के 5 परत। कितने परत, 5 परत। उन 5 परत के बारे में पढ़ेंगे कि 5 परत में से क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन है, तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से ऊपर वाला परत कौन है, समताप मंडल। कहे कि वैसे मंडल को बताइए जहां पे एरोप्लेन को उड़ाया जा सकता है, तो समताप मंडल। ये समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जहां पे वर्षा नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी आंधी वर्षा समताप मंडल में नहीं होती है। तो ये मंडल से कि 5 मंडल होगा। अगर आपको ये चलिए आगे देखते हैं। घास में पढ़ेंगे, घास के मैदान।
तो घास के मैदान में आपको दो प्रकार के घास मिलेगा, एक शीतोष्ण घास के मैदान मिलेगा और एक आपको मिल जाएगा उष्ण, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो कभी कभी पूछ लेता है, बताइए कि सवाना घास का मैदान किस प्रकार का है कहाँ, कंबोज कहाँ का है, कंबोज कौन सा घास का मैदान है, पेड़ी कहाँ का है, पेड़ी किस राज्य देश का है। तो ये घास के मैदान से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ की नदियां की बात करेंगे कि सबसे बड़ी नदी कोई है तो नील नदी है। नील नदी निकलती कहां से है, ठीक है, कह देगा कि बताइए एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है, ठीक है। आगे चलेंगे, महासागरीय जलधारा की बात करेंगे। तो चूंकि जलधारा जो है दो प्रकार के होते हैं, जलधारा कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक गर्म जलधारा होता है, एक ठंडी जलधारा होता है। गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलता है, यानी गर्म से ठंडी की ओर, और उसके बाद जो दूसरा धारा जो चलता है वो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर। तो उन्हीं में ताप में अंतर के कारण उसे गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा नाम दिया गया। तो पूछ लेगा कि बताइए गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधारा है, अगुलहास की जलधारा किसकी है। तो अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से जो पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म। और हायर एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, बड़े एग्जामिनेशन में, तो वहां से पूछता है किस प्रशांत महासागर में कि कौन सी गर्म जलधारा है। तो आपको एक तरफ गर्म जलधारा वाला याद करना पड़ेगा और एक तरफ ठंडी जलधारा का याद करना पड़ेगा। चलिए आगे चलेंगे, तो खनिज की दृष्टि से बात करेंगे। चूंकि विश्व के खनिज को पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो है किस देश में कौन कौन सा खनिज उगाया जाता है, कौन ज्यादा में है कौन कम में है, सोना कहाँ है, लोहा में कौन उत्पादन में एक नंबर है। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल यही पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, आपको देश पढ़ना है। देश में आपको देश के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान रूप में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसकी संसद है, ठीक है, और उसका जो मुद्रा है आपको मुद्रा भी पढ़ना है। उसके बाद आपको राजधानी, मुद्रा से करेंसी से क्वेश्चन आ जाता है, कौन देगा कि बताइए कि डॉलर किसका है, रेनमिनबी किसका है। ये सारा का सारा जो है ये मुद्रा में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको विश्व में देश का राजधानी, मुद्रा, उसका संसद, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैटिक्स के तौर पे, स्टैटिक्स जीके के तौर पे। आगे चलेंगे तो आपको विज्ञान सेक्टर से, चूंकि विज्ञान सेक्टर में 3 है, कितने खंड है, 3 खंड। जिस प्रकार से अगर देखेंगे आप हिस्ट्री के 3 खंड, उसी प्रकार यहाँ भी 3 खंड है, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी। तो एक बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है जीएस पोर्शन, क्योंकि जीके भी पढ़ना है और क्या पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। तो चलिए आइए देखें कुछ ऐसे टॉपिक है, जैसे धौबनी के बारे में पढ़ना है कि धौबनी की प्रकृति क्या होती है, किसमें ये तेज चलती है, क्या निर्वात में चलती है तो कितना किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, क्या धौबनी के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, ठीक है, किसमें ये तेज रफ्तार गति से चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, प्रकाश की चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है या नहीं, हवा जरूरत है या नहीं, तो ये प्रकाश हो गया। आगे चलेंगे तो उपकरण एवं कार्य, कौन सा उपकरण का कार्य कौन है, जैसे बिजली मापने वाली कौन सा उपकरण है, तो आपको अमीटर से क्या नापा जाता है, एम्पियर नाप लिया जाता है, विभवांतर वोल्ट मीटर से नाप लिया जाता है। तो ये सारा का सारा क्या है कि उपकरण है, उसका कार्य है कि कौन से उपकरण का कौन सा कार्य है। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा मात्रक, क्या मिलेगा, मात्रक। पूछ देगा कि बताइए कि दाब का ऐसा मात्रक क्या है, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है, वेग का ऐसा मात्रक क्या है, संवेग का ऐसा मात्रक क्या है। तो ये सारा का सारा, जैसे चार का पूछ देगा, लंबाई का पूछ देगा, तो ये सारा का सारा क्या है, मात्रक हो गया। ये उसके बाद ऊष्मा कहेगा कि बताइए कि सौर सेल कौन से ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सौर सेल, सौर ऊर्जा को। उसके बाद बोल देगा आपको कि बताइए मोमबत्ती कौन सा ऊर्जा देती है, कौन सा ऊष्मा देती है, तो वो देती है उष्मीय ऊर्जा देती है। कौन सा ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा देती है। तो चेंजिंग हो गया। बैटरी की बात कर लेंगे, रासायनिक ऊर्जा को देते हैं विद्युत ऊर्जा में। मोटर की बात कर लेंगे, मोटर के बाद डायनेमो बात कर लेंगे। ये सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, ऊष्मा में आ जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे केमिस्ट्री के पोर्शन से। तो केमिस्ट्री के पोर्शन से आपको परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या से रिलेटेड केवल परमाणु संख्या नहीं, इसके द्रव्यमान की बात कर लेगा। कभी कभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देगा, कभी कभी पूछ देगा इसकी बारीक कक्षा में कितना है,
तो ये परमाणु संख्या से कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है, या फिर पूछ देगा कैल्शियम के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर पूछ देगा कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो केवल परमाणु संख्या पढ़िएगा तो आपको द्रव्यमान भी पढ़ लेगा। उसमें पूछ देगा कि बताइए कि अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, द्रव्यमान की संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है। तो परमाणु संख्या पढ़ने से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलेगा, प्रोटॉन के बारे में पता चलेगा और न्यूट्रॉन के बारे में पता चलेगा, और पता चलेगा कि बताइए किसी भी तत्व का परमाणु संख्या क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है। चलिए आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, कितने आवर्त है, कौन से आवर्त में गैस वाला है, कौन से आवर्त में आपको धातु मिलेगा, कौन से अधातु मिलेगा, कौन से उपधातु मिलेगा, उपधातु की संख्या कौन है, कौन कमरे के ताप पे कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव्य अवस्था में होता है, तो आपको पारा याद होना चाहिए। उसके बाद पूछे कौन सा अधातु कमरे के ताप पे होता है द्रव्य अवस्था में, तो ब्रोमीन हो जाएगा। कंडीशन देगा तो वहां पे आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, धातु बोल रहा है क्या, धातु धातु बोले तो पारा और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा धातु अयस्क की धातु की प्राप्ति, जैसे अगर एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो बॉक्साइट से प्राप्त कर लेंगे, एल्युमिनियम किससे, बॉक्साइट से। चांदी प्राप्त करना है तो अर्जेंटाइन से, सोना प्राप्त करना है तो ये सारा का सारा अयस्क है, अयस्क से धातु की प्राप्ति होती है। आगे चलेंगे तो आपको मिश्र धातु, ठीक है, क्या चाहिए, मिश्र कांसा किससे बना है, ठीक है, डच धातु किससे बनता है, जैसे सारा का सारा क्या मिश्र धातु, दो को सोल्डर किससे बनता है, ठीक है, तो ये सारा का सारा दोनों कांसा किससे बनता है, ये सारा का सारा मिश्र धातु में। उसके बाद रासायनिक यौगिक पूछ देगा कि बताइए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, खाने वाला सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम का हो गया, रासायनिक सूत्र बता दिए। तो कहता है कि रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग बताइए, तो ये हो गया आपको। आगे चलेंगे तो एक और सेक्टर है विज्ञान का, बायोलॉजी है, और बायोलॉजी में भी बहुत सारा है, तो इसमें भी कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कोशिका, कोशिका की खोज सबसे पहले ने कौन किया, अगर कोशिका की सबसे पहले खोज अगर कोई किया है तो कौन किया, मृत कोशिका किया था कि जीवित कोशिका किया था, तो पहले मृत कोशिका की खोज किया गया था, उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किया गया। आगे चलेंगे तो मिलेगा मानव शरीर, आपको मानव के बॉडी के बारे में पढ़ना है, मानव के बॉडी के बारे में कि अगर ये पंजा है तो पंजा में कितने हड्डी होते हैं, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, माइंड में कितने, मतलब सर में कितने हड्डी होते हैं, फेस में कितने होते हैं, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। आगे चलेंगे तो पाचन तंत्र पढ़ना है कि जब मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है और लास्टली आपको छोटी आंत तक जाते हैं, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में पूर्ण पाचन छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि मानव में संपूर्ण पाचन कहां पे समाप्त होता है, तो छोटी आंत में हो जाता है जाके। यकृत से बहुत सारा क्वेश्चन, तो यकृत पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है कि यकृत का कार्य क्या, ये क्या चीज संचित रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा रक्त, रक्त में आपको केवल और केवल ब्लड रक्त मिलेगा और रक्त का क्या क्या कार्य है। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप मिलेगा, इसी में रक्त परिसंचरण कैसे इसमें पंप किया जाता है, ठीक है। तो रक्त को साफ कौन करता है, ले जाने का कौन करता है, तो ले जाने और लाने का काम दो ही करता है, एक शीरा करता है, एक धमनी करता है। शीरा की बात करेंगे तो ये खराब यानी अशुद्ध रक्त की बात करेंगे, और शुद्ध रक्त की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा धमनी। यहाँ पर जो है वो धमनी, यहाँ पर जो है वो धमनी है, ठीक है। तो जब भी कोई काटता है तो वो जानता है, जो काटता है ना वो जानता है कि ये काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो ये काट रहा है उसको बोले ये काट के दिखाओ हमको, ये कभी नहीं काट सकता है, क्योंकि यहाँ से शुद्ध रक्त का प्राप्ति होती है। और यहाँ पे एक बार डैमेज हो जाने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है बचना, क्योंकि वो धमनी बहुत ही पावरफुल होता है, पूरी जबरदस्त तरीके से पंप करता है वो, क्योंकि उसके काम ही है पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट कर देना 16 से 18 सेकेंड में। चलिए आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। आगे चलेंगे आपको मिलेगा ग्रंथि, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां है, जैसे मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, पिनियल ग्लैंड से क्या होता है, नींद आता है तो पिनियल ग्लैंड से आता है, किससे आता है, पिनियल ग्लैंड से। प्यास किससे लगता है, भूख किससे लगता है, तो ये थाइमस है, हाइपोथाइमस है, मास्टर ग्रंथि है, ये सारा का सारा ग्रंथि में पढ़ना है। थायराइड ग्रंथि है। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा विटामिन,
विटामिन को देखेंगे तो विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जो विटामिन कॉम्प्लेक्स का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन ए की खोज किसने की, बी की खोज किसने की, उसका वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है। विटामिन सी का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है, पूछ लिया जाता है। तो विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन बी का क्या नाम है, उसको ज्यादा सेवन करने से क्या होगा, कम सेवन करने से क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो ये सारा का सारा विटामिन, और विटामिन से ढेर सारी क्वेश्चन आती हैं। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा रोग एवं कारक। तो रोग आप प्रोटोजोआ से हो सकता है, ठीक है, कवक से हो सकता है, उसके बाद विषाणु से हो सकता है, उसके बाद जीवाणु एक वायरस से होता है। तो वायरस हो गया, उसके बाद जीवाणु से हो जाएगा, और कवक से, और बैक्टीरिया यानी प्रोटोजोआ। ये 4 प्रकार के रोग होते हैं। और कौन कौन से, जैसे पूछ देगा कि बताइए कि एड्स रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है। तो एड्स रोग जो है वो विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणु से। पैडिया किससे होता है, डायरिया किससे होता है, फ्लेरिया किससे होता है। ये सारा का सारा क्या है, रोग है। किस बैक्टीरिया से होता है, फाइलेरिया उसका नाम, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये क्या है कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप यहां से अगर इतना क्लियर करेंगे तो आप जहां पे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे आप 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो केवल सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और आपको जब ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे तो आपको कुछ करेगा कि नया पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले कि जिस भी एग्जामिनेशन का आप एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे उसका प्रीवियस ईयर पेपर निकालेंगे 3 से 4 साल का, और उसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स को फिर अपने खुद से एनालिसिस करेंगे। ये तो आपको डायरेक्टली बता दिया कि ओवरऑल अगर आपके पास इतना चीज है तो आप जीके के लिए कोई दिक्कत आपको सोचना नहीं होगा, खाली बस इतना का रिवाइज होना चाहिए। अब आपको आगे चलना है एग्जामिनेशन के लिए। तो एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले एक्सपर्ट का भी करना है कि आप अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए और उसके सोल्व करना स्टार्ट कीजिए जहां तक आप जिस टॉपिक्स को पढ़ लिए। यहां से एक एक करके आप पढ़ेंगे। सबसे पहले इतिहास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको आएगा राज्य व्यवस्था कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भूगोल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भूगोल में 2 भूगोल, एक भारत का भूगोल हो जाएगा और एक हो जाएगा विश्व का भूगोल। उसके बाद विज्ञान आएंगे और विज्ञान को एक एक टॉपिक्स को क्लियर करते हुए और एक ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आपको बचता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कैसे, तो आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट करने का मतलब प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ उसका डिस्कशन करके एक ऐसा डायरी बनाएंगे जिसे मिस्टेक डायरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिस्टेक डायरी। कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो गया, इजी क्वेश्चन था मिस्टेक हो गया, तो फिर अगर वही प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसे लिखेंगे नहीं, तो आपको आगे भी वही क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, फिर से गलतियां करेंगे। इसीलिए मिस्टेक्स ऑफ डायरी रखना जरूरी है। अगर वो मैथ का क्वेश्चन है तो उसे आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर जीके का क्वेश्चन है तो उसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और जब ये, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन का ज्यादा समय है तो वीकली टेस्ट मारेंगे, अगर एग्जामिनेशन का कम समय है तो आपको डेली टेस्ट मारना पड़ेगा, एक टेस्ट। और जब टेस्ट मार लेंगे तो एनालिसिस कर लेंगे और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको डायरी मेंटेन कर लेंगे। और जब 10 दिन 5 दिन एग्जामिनेशन का बचेंगे तो उसे एक बार एक लाइन देख लेंगे तो आपको फटाक से याद हो जाएगा, ये क्वेश्चन मुझे गलती हुआ था, और वहां पे जाएंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि छोटी छोटी जो गलतियां होती है वो आपको कम हो जाएगा और एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल तैयार हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर युद्ध लड़ना है तो शत्रु के बारे में जानना जरूरी है कि कितना पावरफुल है, तो उससे ज्यादा पावरफुल होके आपको जाना पड़ेगा। तो आपको एग्जामिनेशन का टाइप समझना होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे, इजी है कि मॉडरेट है कि हार्ड। तो किसी भी एग्जामिनेशन में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। सेटर इतना तेज है, वो जानता है कि बच्चा 40% ऐसे क्वेश्चन होगा जो बना सकता है और 40% ऐसे क्वेश्चन जिसपे आपको मेहनत करना होगा। तो यही दोनों को आपको करना। 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो केवल हार्ड होता है, वो आपसे कभी नहीं बनेगा, कभी जिंदगी में बन ही नहीं पाएगा। अगर उस पर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका टाइम बहुत हो जाएगा, और बहुत ज्यादा का टाइम का मतलब वो कि आप काफी पुराने हो जाएंगे, फिर भी एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। तो 2 चीज पे आप कॉम्प्लीटली तैयारी करके जाइए। एक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इजी मिलेंगे, वो आप आसानी से टिक करेंगे। 40 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 100 में जो आप जानते होंगे। 40 ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन उसमें सोचिएगा, समझिएगा तो अब क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि समय क्यों दिया जाता है, समय सोचने के लिए ही दिया जाता है और बनाने के लिए ही दिया जाता है।
तो 40 क्वेश्चन पे आपको मेहनत करना है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और अगले नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के पार्ट्स को एक एक सिलेक्टेड चैप्टर को वीडियो छोड़ा जाएगा और ये क्रमबद्ध जब तक ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता ये तब तक वीडियो छोड़ा जाएगा।